नाज़रीन, इसराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है और बहुत बड़ी तादाद में उसके फौजी मारे गए हैं। इसके अलावा आर्मर्ड गाड़ियां और टैंक सबसे बड़ी तादाद में तबाह कर दिए गए हैं। इसराइल जो कि गजा के अस्पतालों में मेडिसिन नहीं दे रहा था, जो कि वहां के अस्पतालों पर डायरेक्ट बमबारी कर रहा था, अब उसके अपने अस्पताल उसके फौजी जख्मियों से भर रहे हैं। इसके साथ साथ यमन ने सबसे बड़ा हमला किया है अमेरिका पर और उनका एक प्लेन जो है वो मार गिराया है। और दूसरी तरफ मिस्र ने बिकने से इनकार कर दिया है, उसने गजा का सौदा करने से इनकार कर दिया। इससे पहले ब्लिंकन और अब CIA चीफ मिस्र पहुंचे थे और बड़ी ऑफर्स दी गई गजा का सौदा करने के लिए, लेकिन मिस्र ने बिकने से इनकार कर दिया। वो क्या तफसीलात हैं? और मलेशिया के PM अब सामने आए हैं। इससे पहले इंडोनेशिया के PM ने बड़ा अहम इकदाम उठाया था और अब मलेशिया भी खुलकर सामने आ चुका है। ये सारी क्या तफसीलात है आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले जो इन पर हमला किया गया है उसकी तफसीलात आज शेयर कर लेते हैं और आखिर में चलकर गजा में जो कुछ हो रहा है वो भी बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे और वो चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे जो कि मीडिया के ज़रिए आप तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन जो इन पर अटैक हुआ है सबसे पहले आज उसकी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ये मज़ामती तहरीक के ने खुद इस बात का क्लेम किया, उन्होंने कहा है जी हमने 136 इनकी आर्मर्ड गाड़ियां उनको तबाह किया है और हर आर्मर्ड गाड़ी में 1 से 6 पर्सोनल तक यानी फौजी जो हैं वो उसमें सवार होते हैं। तो अगर 6 की अगर आप तादाद लगाएं 136 के हिसाब से तो ये 1000 के करीब जाकर ये तादाद बनती है। यानी अगर उसमें एक भी मौजूद हो, जो कि ऐसा होता नहीं है, तो भी ये अब तक की सबसे बड़ी तादाद है जो कि पिछले 24 घंटों में ये जो ओवरनाइट फाइट हुई है उसमें ये हलाक हुए हैं। और इसका एक सबूत इस तरह से भी सामने आया है कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं, इनके जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, वो जो सिविलियंस के हॉस्पिटल हैं उसमें उतरते हुए देखे गए हैं और उसकी वीडियोस भी सामने आई हैं। तो इसका मतलब कि इतनी बड़ी तादाद में इनके फौजी ज़ख्मी हुए हैं कि उन्हें एमरजेंसी तौर पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये मज़ामती तहरीक की जानिब से एक बड़ा क्लेम सामने आया है और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है और यकीनी तौर पर इसने इसराइल की कमर तोड़ के रख दी होगी। और ये भी आप जहन में रखिए कि जो इसराइल की कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, जो इसराइल का नुकसान हो रहा है, वो मीडिया पर उस तरह से नहीं आता। इसराइल खुद तो उसको डिनाई करता है, फिर जो मीडिया इसराइल में मौजूद है वो उनका हामी मीडिया, वो ये चीज़ें क्यों दिखाएगा? फिर गजा में वो इंटरनेशनल मीडिया को अलाउ नहीं कर रहे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो चंद एक इदारे हैं जैसे अल जज़ीरा है या रॉयटर्स है, इस तरह के जो बड़े मुस्तनद इदारे हैं जो बड़ा बहादुरी के साथ काम कर रहे हैं, वहां से इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हैं वो पहुंच रही हैं। फिर आप देखिए कि कल रात इनका जो टारगेट था वो अल शिफा हॉस्पिटल पर पहुंचना था, जो कि कोस्टल लाइन के बिल्कुल साथ है, यानी बॉर्डर एरिया से कुछ ज्यादा फासला नहीं है। और कल रात इनकी आर्मी सिर्फ 700 मीटर के फासले पर थी अल शिफा से और कल रात इनका प्लान था कि वो अल शिफा पहुंचेंगे, लेकिन उनको शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ा और वो अल शिफा नहीं पहुंच सके। हालांकि उन्होंने बहुत ज़्यादा बमबारी वहां पर की है, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। इसकी सराउंडिंग में बहुत ही जो ख़तरनाक हमले हैं, बमबारी है, वो की गई है, लेकिन इस सब के बावजूद यानी फ़िज़ाई और बहरी और ज़मीनी मदद लेने के बावजूद 700 मीटर का फासला भी ये तय नहीं कर सके हैं। अब आ जाइए ज़रा यमन के हवाले से। यमन वो पहला कंट्री है जिसने इसराइल पर ऐलान जंग कर रखा है और मुसलसल उसकी जानिब से हमले जो हैं वो इसराइल पर किए जा रहे हैं। कभी वो ड्रोन लॉन्च करता है, कभी वो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करता है, कभी जो उसके एयरक्राफ्ट हैं वो इसराइल को जाकर निशाने पर लेते हैं। तो अब जो सबसे बड़ा यमन की जानिब से अटैक किया गया है वो ये है कि अमेरिका का एक प्लेन MQ-9 इनकी टेरिटरी में आया था, वो इन पर हमला करने आया था या इनकी जासूसी करने आया था, लेकिन वो इनकी टेरिटरी में, इनकी जो वाटर की टेरिटरी है उसमें आया था, यानी यमनी पानियों में आया था और वहाँ पर यमन के हौसी बागियों ने उसका निशाना बनाया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये पहली बार
इस यूएस पर इतना बड़ा हमला किया गया। उनका प्लेन MQ-9 इस तरह से तबाह किया गया है और इससे पहले उनकी बेसिस पर हमले हुए हैं। 37 अटैक्स हो चुके हैं जिसमें उनके 46 पर्सनल्स जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और उसके रिस्पांस में वो वहां पर जाकर स्ट्राइक्स भी कर रहे हैं जहां जहां से उन पर हमले हो रहे हैं। तो यमन की जानिब से अब ऐलान बगावत, अब ऐलान जंग अमेरिका पर भी कर दिया गया है और उनका ये प्लेन गिरा दिया गया है। अब देखना है कि इसका क्या रिस्पांस आएगा और ये जंग कितनी वाइड फैल जाएगी, कितनी जो है वो इसका रेंज बढ़ जाएगी कॉन्फ्लिक्ट की। और इससे पहले जो रेड सी है यमन के बिल्कुल साथ, यहाँ पर भी ये बताया जा रहा है कि पिछले वीक में इन्होंने कुछ शिप्स को यहाँ पर निशाना बनाया है और यूएस ने यहाँ पर हाई अलर्ट जारी कर रखा है कि जो शिप्स यहाँ से गुजर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मिस्र की। तो मिस्र ने ऐसा इकदाम उठाया है कि जिस पर यकीनी तौर पर आप भी फख्र महसूस करेंगे और उनको दाद देंगे, क्योंकि ऐसे ही इकदाम की ज़रूरत है, ऐसे ही बहादराना पॉलिसी की ज़रूरत है और फ़लस्तीन के हक़ में उठने की ज़रूरत है, ना कि झुक जाने की और हमेशा से ग़ुलाम बन जाने की, जो कि ये दहाइयों से अमेरिका और मगरब के ग़ुलाम बनते आए हैं और उनके इन्फ्लुएंस में है। लेकिन अब ये उनकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं। शायद जो निहत्ते फ़लस्तीनी इतना बहादुरी दिखा रहे हैं, अब अरबों को भी समझ आ रही है कि भाई वो निहत्ते होकर सुपर पावर से टकरा गए हैं, तो हम इतनी सी बात भी नहीं मनवा सकते और उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। तो मिस्र की जानिब से बड़ा इकदाम ये सामने आया है कि पहले ब्लिंकन मिस्र पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि एक तो आप रेफ्यूजीज़ को अंदर आने दें, ठीक है, उनको जगह दे दें, फिर यह है कि आप गज़ा का बाद में आपको कंट्रोल दे देंगे कुछ टाइम के लिए और फिर जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी है वो वहाँ पर आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप था। वो ट्रैप इस तरह से था कि देखें, जब मुहाजिर यहाँ पर आ जाएंगे तो इसराइल कभी भी उनको वापस नहीं जाने देगा। तो इस तरह गज़ा का जो छोटा सा इलाका है वो भी हमेशा हमेशा से फ़लस्तीनियों के हाथ से निकल जाएगा। देखें ना, फिर कौन है जो उनको वापस वो इलाका लेकर देगा? उन्होंने तो पूरे मुल्क पर कब्जा कर रखा है, उस पर वो क्रिटिसाइज भी नहीं करने देते, तो वो आपको इतना बड़ा टुकड़ा वापस लौटाएंगे? तो इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। एक ये ट्रैप था। दूसरा कि वो कह रहे थे जी मिस्र को कि आप इसकी सिक्योरिटी संभाल लें इस जंग के बाद। तो वो ट्रैप इस तरह से था कि ये जितना भी कत्ले-आम हो रहा है ये सारा मिस्र पे जाना था कि भाई ये बयानिया ये बनाते हैं कि हमने तो देखे फतह करके मिस्र के हवाले कर दिया है, हमने तो यहाँ से दहशतगर्दों का सफाया करके मिस्र के हवाले कर दिया है। तो वो भी एक बहुत बड़ा ट्रैप था और पहले ब्लिंकन ने मनाने की कोशिश की और ऑफर्स तक दी गई कि हम आपका कर्जा उतार देंगे, हम आपकी इकॉनमी में इतना सुधार ले आएंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे। लेकिन मिस्र ने कहा कि हम कभी भी ये काम नहीं करेंगे। फिर CIA चीफ को खास तौर पर रवाना किया गया, जो कि पिछले 2-3 दिनों से मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं। अभी इसराइल पहले गए, फिर वो मिस्र गए, अब उन्होंने कतर जाना है, फिर UAE जाएंगे, फिर ओमान जाएंगे। तो पूरे रीजन का वो दौरा कर रहे हैं। तो मिस्र ने CIA चीफ को भी साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि पहले ही हमारे सब्र का पैमाना लिबरेज हो रहा है, हम आपसे कह रहे हैं कि आप सीज फायर करवाएं और उल्टा आप हमारे लिए ऐसी ऑफर्स लेकर आ रहे हैं। तो ये बहुत ही काबिल शर्मिंदगी वाली बात है। तो मिस्र ने उनको इनकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। देखें, अगर वो ये इनके प्लान के मुताबिक चले जाते तो समझ लें कि फ़लस्तीन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाना था। उन्होंने बड़ी आसानी से गज़ा पर कब्ज़ा कर लेते, देन फिर जो छोटी सी रियासत वेस्ट बैंक में बची है इसको वो धकेल देते जॉर्डन में और फ़लस्तीन की कहानी ख़त्म हो जाती। ये इतना ख़तरनाक प्लान था। अब थोड़ी सी बात गज़ा में ढाए जाने वाले मज़ालिम के कर लेते हैं, फिर आखिर में मलेशिया के हवाले से भी बात करेंगे। गज़ा में मुसलसल बमबारी जारी है और वहाँ पर एक के बाद एक जुल्म ढाया जा रहा है और ज़िंदगी तकरीबन वहाँ पर नामुमकिन होकर रह गई है। ऐसे मज़ालिम से वो गुजर रहे हैं कि हर दिन लगता है कि शायद ये सबसे बड़ा जुल्म आज हुआ है, लेकिन जो अगला दिन आता है वो उससे भी बढ़कर आता है। अब तक का जो सबसे बड़ा हमला कुछ देर पहले हुआ है वो जबालिया कैंप पर हुआ है और इस पर पहले भी 5 अटैक्स हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों शहादतें हुई हैं, 1000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और अभी भी सैकड़ों जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं। वहीं पर एक और बड़ा हमला हुआ है जिसमें से 30 लोगों की शहादतें हुई हैं और दर्जनों जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तो जबालिया कैंप, जो कि सबसे बड़ा कैंप है जहां पर 1.25 लाख के करीब लोग आबाद थे, उसको अब मुकम्मल तौर पर खंडर बनाकर रख दिया गया है। इसके अलावा एक सिविलियन कार को हिट किया गया है
जो कि हॉस्पिटल के पास खड़ी थी, जिसमें सिविलियन सवार थे, और 19 लोगों की इस अटैक में जो है वो शहादत हुई है और कुछ की जख्मी होने की भी इतलात है। तो देखिए कि किस तरह से सिविलियंस को, कि उनको पता है कि यहाँ पर फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, लेकिन वो डायरेक्टली उसको निशाना बना रहे हैं। फिर आप ये हेडलाइन देखिए कि डेथ्स रिपोर्टेड ऑन 2 हॉस्पिटल अटैक, 2 अस्पतालों पर बहुत बड़े अटैक्स किए गए हैं, अल शिफा और अल नसर पर। यह आप देखिए कि ह्यूज ब्लास्ट नियर अल शिफा, अल शिफा की सराउंडिंग में बहुत बड़ा हमला किया गया है। सराउंडिंग में मुसलसल बमबारी जारी है। जैसे अल कुदस हॉस्पिटल है, उसके तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि बमबारी इतनी की गई है कि इर्द गिर्द खंडरात हैं, रोड्स तबाह हो चुके हैं, तो रास्ते बंद है। इसी तरह अब अल शिफा को भी वैसा ही खंडर बनाने की कोशिश की जा रही है और अल शिफा का जो सिस्टम है वो पहले ही कोलैप्स करने वाला है। तो अल शिफा पर हमला किया गया है। फिर अल नसर हॉस्पिटल है। अब देखें, वहां पर ये होता है कि मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं, उस कॉम्प्लेक्स में 4-4, 3-3 हॉस्पिटल्स हैं, तो इस तरह उन कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जा रहा है। उसमें एक से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। फिर जो पनाह गुज़ीन बाहर मौजूद हैं, डेफिनेटली वो उससे मुतासर हो रहे हैं। अब ये जो 2 हॉस्पिटल्स पर अटैक हुआ है, इसके स्टैट्स में दर्जनों शहीद हो चुके हैं और एग्जैक्ट नंबर अभी आना इसलिए बाकी हैं कि उनकी बॉडीज़ को रिकवर किया जा रहा है और चंद घंटों में वो एग्जैक्ट स्टैट्स आएंगे कि कितने लोग एक्चुअली जो है वो शहीद हुए हैं, लेकिन दर्जनों के हिसाब से खदशा है। फिर अब ये अस्पतालों की सूरत हाल देखिए कि पेशेंट्स गोइंग थ्रू इमेंस एंड अननेसेसरी पेन एज एनेस्थीसिया एंड मेडिसिन नॉट अवेलेबल, कि वो वाउंडेड, वो जख्मी जिनका इलाज हो सकता है, जिनको रिकवर किया जा सकता है, जिनकी जान बचाई जा सकती है, वो एक तो शदीद दर्द की सूरत हाल में है, दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, और यानी जिसको गोली लगी हो, जिस पर बम गिरा हो, वो उसमें ज़ख्मी हुआ और उसको एक पैनाडोल भी अवेलेबल ना हो, उसको एक पेन किलर भी अवेलेबल ना हो, तो वो किस पेन से गुजर रहा होगा। फिर जो सर्जरी के लिए आपको एनेस्थीसिया चाहिए होता है उसको मरीज़ को बेहोश करने के लिए, वो अवेलेबल नहीं है और सर्जरी जो हैं वो एनेस्थीसिया दिए बगैर की जा रही हैं। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी पेन है, कि अगर भाई मेडिसिन होती तो उसको आराम आ जाता, उसको रिकवर कर लिया जाता, लेकिन वो दर्द को मुसलसल बर्दाश्त किए जा रहे हैं और उसका कोई इलाज वहां पर मौजूद नहीं है। फिर आप ये देखिए कि सिक वाउंडेड आर ट्रीटेड इन हॉस्पिटल कॉरिडोर्स ऑन फ्लोर एंड आउटडोर्स, कि ना कोई बेड पे जगह बची है, ना कोई और फैसिलिटी है। अब तो आउटडोर में जाकर जो है उनको ट्रीट किया जा रहा है, बिल्कुल फर्श पर लिटाकर, कॉरिडोर्स में लिटाकर उनको ट्रीट किया जा रहा है, कि इस तरह से हॉस्पिटल जो है वो भर चुके हैं। अब देखिए ना कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों जख्मी आ रहे हैं और पहले ही उनकी कैपेसिटी से 100 गुना ज़्यादा ज़ख्मी और बाकी लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो वो कहाँ से मतलब उसका इलाज करें। दवाइयाँ उनके पास है नहीं, इक्विपमेंट उनके पास है नहीं, डॉक्टर्स लीव कर चुके हैं, एम्बुलेंसेज आउट ऑफ ऑर्डर हो चुकी हैं, सोलर पैनल इन्होंने उड़ा के रख दिए हैं, जो मेडिसिन का स्टोरेज था उसको डायरेक्टली अटैक किया है, वो उड़ा के रख दिया। तो मतलब वो क्या करें। फिर मैं आपके सामने 2-3 बड़ी ही दिल दहला देने वाली चीज़ें रखना चाहता हूँ, आपकी रूह कांप जाएगी। एक माँ की अपील है दुनिया से और वो किस तरह से वहाँ के दर्द को बयान कर रही है, जिसमें वो अपील कर रही है कि आवर चिल्ड्रन स्टार्विंग, कि हमारे बच्चे जो हैं वो फाकों से मर रहे हैं। अब देखिए कि वो क्या कहती है, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें फौरी तौर पर आटे की ज़रूरत है, हम इंसानियत से हमदर्दी का मुजाहरा करने की दरख्वास्त करते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने की ज़रूरत है, हम धमाकों की वजह से बेपनाह मसाइल बर्दाश्त कर रहे हैं, जंग की आग को बुझाना चाहिए। इस मायूस कुन सूरत हाल को बयान करते हुए, रोते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ दुनिया के ज़्यादातर लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। हमें खाना नहीं मिलता और ना ही आटा, लोग पानी के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं, हम सिर्फ अपने घरों को लौटना चाहते हैं और अपने ख़ानदानों के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं। अब ये एक माँ की अपील थी। अब मैं आपको बच्चों की अपील आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बार बच्चों ने, दर्जनों बच्चों ने एक साथ मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो किस तरह से अपने दुख को, वो जो बचपन उनका खेलने का ज़माना था, वो किस तरह जंग की नज़र हो गया और वो क्या कह रहे हैं ज़रा सुनिएगा। हमें अपने सिरों पर गिरने वाले कत्लो गारत और बमबारी का सामना है, ये सब दुनिया के सामने है। वो दुनिया से झूठ बोलते हैं कि वो जंगजुओं को मारते हैं, लेकिन वो गजा के लोगों को, उनके ख्वाबों को और उनके मुस्तकबिल को मारते हैं। कब्जा हमें भूखा मार रहा है, हमें पानी खाना नहीं मिलता और हम नाकाबिले इस्तेमाल पानी पीते हैं। अब हम चीखते हैं और आपको हमारी हिफाजत के लिए मदऊ करने आए हैं। हम जीना चाहते हैं, हम अमन चाहते
چاہتے ہیں, ہم بچوں کے قاتلوں کی سزا چاہتے ہیں, ہمیں دوا, خوراک اور تعلیم چاہیے, ہم اسی طرح سے جینا چاہتے ہیں جیسے دوسرے بچے رہتے ہیں, ہم ایک نارمل زندگی چاہتے ہیں. تو یہ غزہ کے بچوں کی آپ سے اپیل ہے, دنیا سے اپیل ہے, اور وہ اس کہانی کو بیان کر رہے ہیں جو وہاں پر بیت رہی ہے, اور وہ جو ان کے بچپن کا زمانہ تھا, وہ اب بم گرتے ہوئے, اپنوں کو شہید ہوتے ہوئے, ماں باپ کو ملبے تلے دبتے ہوئے دیکھ رہا ہے. سوچئے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو آنے والی نسلوں تک ختم نہیں ہوگا. یہ جو ٹراما ہے جس سے یہ بچے جس کو دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں, یہ کیا اپنی ساری زندگیوں میں اس کو بھلا سکیں گے؟ تو میرے تو خیال سے کہ یہ پوری نسل ہی تباہ کر کے رکھ دی گئی ہے. یعنی یہ تو آنے والی جنریشنز تک یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ختم نہیں ہو پائے گا. اور ابھی تک سیز فائر نہیں ہو رہا, مزید بم گرائے جا رہے ہیں, اور پہلے ہی بچے اس ٹراما میں شکار ہو چکے ہیں. پھر میں آپ کے سامنے وہاں کے ایک پروفیسر کا بیان رکھنا چاہتا ہوں جو کہ وہاں کی صورتحال کو بڑے صحیح طریقے سے بیان کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ there is nothing in Gaza but death. وہ کہتے ہیں کہ ہم غزہ میں موت کے بارے میں بات کرتے ہیں, چاہے بھوک کی وجہ سے وہ سست موت ہو یا بمباری کی وجہ سے جلدی موت ہو, غزہ میں موت کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسا ہوتا دیکھ کر واقعتاً افسوس ہوتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ چونکہ مزید حکام اس پر بات کر رہے ہیں کہ جنگ کیسے ختم ہوگی, انہیں اس بات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے کہ موجودہ جنگ کس طرح غزہ کے لوگوں کے لیے طویل مدتی اثرات مرتب کرے گی جو خوراک اور صاف پانی کی کمی کا شکار ہیں. تو وہ خود اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ طویل مدتی اثرات ہوں گے, لانگ ٹرم تک لوگ اس جنگ کو بھول نہیں سکیں گے, اس وحشت کو وہ بھلا نہیں سکیں گے, جس کے ماں باپ اس کے سامنے گولیوں میں چھلنی کر دیے گئے, جس کے ماں باپ اس کے سامنے بمباری کے ذریعے اسی کے گھر میں دفن ہو گئے. کیا وہ اس ٹرامے کو بھلا سکے گا؟ کیا وہ اپنے والدین کی چیخوں کو بھلا سکے گا؟ کبھی بھی نہیں بھلا سکے گا. تو یہی اس جنگ کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے. اب آخر میں ملیشیا کے پرائم منسٹر کی بات کر لیتے ہیں. ملیشیا کھل کر سامنے آ گیا ہے. اب آپ دو چیزوں کو سمجھیے, ایک وہ جنگ ہے جو کہ بیٹل فیلڈ میں لڑی جا رہی ہے, جس میں ہتھیاروں کی ضرورت ہے, جس میں ایڈ کی ضرورت ہے اور سیز فائر کروانے کی ضرورت ہے. رپورٹڈلی ایران, ٹرکی, چائنا, نارتھ کوریا اور رشیا ان کو یہاں پر ایڈ دے رہے ہیں اور ہتھیار دے رہے ہیں. دوسری طرف ایسے مسلم ممالک اب کھل کر سامنے آ رہے ہیں جو کہ ہمیں امریکہ کے انفلوئنس میں سمجھے جاتے ہیں, لیکن اب وہ ان کے بیانیے کو ایکسپوز کر رہے ہیں اور جو سیاسی جنگ ہے وہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سیز فائر کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اب ملیشیا میں بہت بڑا مظاہرے بھی ہوئے ہیں, انڈونیشیا میں بھی بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں. انڈونیشیا میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے بہت بڑا مظاہرہ کیا. اب اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے, مغرب, امریکہ, اسرائیل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو مزاحمتی تحریک ہے اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے. اب جب اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے گا تو یہ ان کی بہت بڑی جیت ہوگی, اور اس کی وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود جب تک سب کا کانسنسس نہ ہو, سب کی گرین لائٹ نہ ہو اور یونائٹڈ نیشن کی گرین لائٹ نہ ہو, یہ کام نہیں ہو سکتا. تو وہ اپنے طور پر تو اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں لیکن دنیا نہیں مان رہی, اور پہلی بار یونائٹڈ نیشن نہیں مان رہا. وہاں کے جو جنرل سیکرٹری ہیں جس بہادری کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. تو یہ جو پابندیاں لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ان کو امداد دینے والے ممالک پر جو ہے وہ پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس پر ملیشیا کھل کر سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ امریکہ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, اسرائیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, یہ فریڈم فائٹرز ہیں اور ہم ان کی ہر ممکن سپورٹ جاری رکھیں گے عالمی سطح پر بھی, اور باقی جو امداد ان کو چاہیے ہوگی, اور ہم روز بروز ان کی سپورٹ میں آگے بڑھتے جائیں گے. دیکھیں, بالکل ہماری اور آپ کی تنقید بجا ہے کہ بھائی غزہ میں روز بروز لوگ مر رہے ہیں تو آپ صرف بیانات کیوں دے رہے ہیں. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان کو پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے, عملی طور پر کچھ کرنا چاہیے, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے بھائی, یہ تو 100 سال سے ایک بیان تک نہیں دے سکے. تو اس جنگ نے ان کو اس قابل تو کیا کہ یہ اتنے کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور سیدھا امریکہ کو للکار رہے ہیں. تو میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں لگاتار کہہ چکا ہوں, حالانکہ میں سعودی عرب پر سب پر تنقید بھی کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ مسلم دنیا کو اکٹھا کر دے گی. آج نہیں کرے گی تو 6 مہینے بعد کر دے گی. اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہی تو آج سے 20 دنوں بعد, 10 دنوں بعد آپ دیکھیے گا کہ ایک کے بعد ایک ملک جو ہے وہ زیادہ
बढ़ कर सामने आएगा और जंग में कूदते हुए ये पूरे जो मुल्क हैं, इस्लामी दुनिया है, अरब हैं, ये आपको नजर आएंगे। क्योंकि गजा की जो जंग है वो कोई रिवायती जंग नहीं है और दुनिया का कोई मुल्क इससे आंखें चुरा नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त दुनिया का अमन जो है वो इस जंग के पर स्टेक पर लगा हुआ है। ये इतनी बड़ी जंग है जो तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। तो ये इस चीज़ को आप बिल्कुल मामूली ना समझें, ये बाकी जंगों की तरह नहीं है। तो ये कुछ तफसीलात थी मैंने आपके साथ शेयर की। आप अपनी राय